नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसा बहुत कम ही होता है कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद कोई सांसद दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिरला को बधाई दे रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि बलराम जाखड़ के बाद आप ही हैं जो एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार भी लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। जाखड़ 1980 से 1989 तक अध्यक्ष रहे थे। स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। नए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही सदन में निष्पक्षता का मुद्दा भी उठा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this country. So the idea, Speaker Sir, the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. असल में लोकसभा में अध्यक्ष की निष्पक्षता ही संविधान की सुरक्षा की गारंटी होती है। उनका निष्पक्ष होना और दिखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल है कि यह सुनिश्चित कैसे हो कि लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष काम कर रहे हैं। ये सवाल कानूनविदों के सामने और विशेषज्ञों के सामने काफ़ी पुराना है। 1952 में जब पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जब पद संभाल रहे थे और उस समय जो उन्होंने वक्तव्य दिया था उसमें भी उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी। एक वजह है पार्टी से उनका कार्यकाल का कनेक्शन जुड़ा होना। व्यवस्था ऐसी है कि लोकसभा का अध्यक्ष कुर्सी पर तब तक ही बैठा रह सकता है जब तक उसकी पार्टी चाहे, और दोबारा मनोनयन में या मनोनयन भी पार्टी की मर्जी से ही होना है। हालांकि अध्यक्ष को संविधान में काफ़ी अधिकार दिए गए हैं जिससे कि वो निष्पक्ष होकर काम कर सकें, लेकिन यह जो एक बात है जो पार्टी से कनेक्शन है, उनके पद का संबंध जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, यह एक समझा जा रहा है कि निष्पक्षता में बाधा पैदा करने वाला कारण है। जीवी मावलंकर जब 1952 में पद संभाल रहे थे तो उन्होंने कहा, ब्रिटिश परंपरा का हवाला देते हुए कहा था कि स्पीकर से यह उम्मीद करना कि वह पूरी तरह से राजनीति से अलग रहें बिना इसी तरह की परंपरा के शायद विरोधाभासी उम्मीद रखने के बराबर होगा। ब्रिटेन में ऐसी परंपरा है कि स्पीकर जब कोई सांसद बन जाता है तो उन्हें कोई पार्टी चुनौती नहीं देता है, ना तो उनके चुनाव क्षेत्र में और ना ही सदन में। अगर वह दोबारा भी अध्यक्ष बनना चाहें तो उनके चुनाव क्षेत्र में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है आम तौर पर, और सदन में भी कोई उनका विरोध नहीं करता है। इस तरह से एक तरह से उनको पद की गारंटी मिली हुई है जो भारत में नहीं है, और भारत में अभी इस विषय में कोई गंभीर चर्चा भी नहीं हो रही है। यहाँ पर पार्टी चाहे तो बीच में भी स्पीकर का इस्तीफा मांग सकती है, और सोमनाथ चटर्जी का उदाहरण हमारे सामने है।
सोमनाथ चटर्जी ने अपनी किताब कीपिंग द फेथ मेमोयर्स ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन में लिखा कि 20 जुलाई 2008 को पार्टी ने उन्हें स्पीकर के पद से इस्तीफा देने और विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग करने का निर्देश दिया। हालांकि जब विश्वास प्रस्ताव का नतीजा आया तो पता चला कि अगर मैं विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ भी वोट देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्टी के इस आदेश को मानने से मना कर दिया और यह तर्क दिया कि स्पीकर होने के नाते मैं पार्टी का निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ और मुझसे यह उम्मीद की जाती है कि मैं तटस्थ रहूँ। इस पर उस वक्त सीपीएम के महासचिव रहे प्रकाश करात नाराज हो गए और उन्होंने मुझे 23 जुलाई 2008 को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। चटर्जी लिखते हैं कि मैंने इसके जवाब में पार्टी को बताया कि अगर मुझे बाहर का रास्ता दिखाने से पार्टी मजबूत होती है तो यह मेरे लिए सांत्वना की बात होगी, लेकिन 23 जुलाई 2008 का दिन मेरे माता पिता के निधन के बाद सबसे दुखद दिन था। अब लौटते हैं ताज़ा मामले पर। आखिर क्यों विपक्ष इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंता जता रहा है कि उसकी आवाज़ दबाई नहीं जाए और लगातार उम्मीद भरी गुहार लगा रहा है। 17वीं लोकसभा में बिरला के कार्यकाल की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बिल के नाम गिनाए जो उनकी अध्यक्षता में पारित हुए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। यह सच है कि 17वीं लोकसभा में जो भी बिल पेश किया गया कुछ को छोड़कर सब पास ही हो गए, लेकिन यह भी सच है कि 179 बिल में से 58% बिल पेश करने से पारित होने तक में 2 सप्ताह या इससे भी कम का समय लगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम और महिला आरक्षण बिल तो 2 दिन में पारित हो गया था। 35% बिल पर लोकसभा में 1 घंटा से भी कम चर्चा हुई। बजट भी बिना चर्चा के या बहुत थोड़ी चर्चा के बाद पारित होते रहे और 2023 में बिना किसी चर्चा के पूरा बजट पारित हो गया था। 17वीं लोकसभा के कार्यकाल में दोनों सदनों के 206 सदस्य निलंबित किए गए थे। अकेले 2023 के शीतकालीन सत्र में 146 सदस्य निलंबित किए गए थे। कई अहम बिल सांसदों के निलंबन के दौरान ही पारित किए गए। तो 17वीं लोकसभा का जो उदाहरण है, इसके मद्देनज़र विपक्ष की चिंता समझी जा सकती है और ओम बिरला का जो मौजूदा कार्यकाल है वह इन कसौटियों पर भी परखा जाएगा